हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं कल के चैप्टर पर, जहाँ हमने इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ के बारे में बात करी थी। आज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 2। ओके, कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे कराने थे आपको यहाँ पे, जैसे कि करंट डिवीजन इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ड्यूलिटी क्या है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अगर आप ऐसे सुनते हैं पैरेलल तो आप ये भी सुनेंगे शंट। तो ऐसा है, जो गोलू है उसका स्कूल का नाम तो है धर्मेश, लेकिन घर का नाम है गोलू, पर है कौन, एक ही बंदा। तो पैरेलल और शंट जो होते हैं वो सेम ही होता है, ठीक है। रिलेटिव पोटेंशियल के बारे में बात कर लेंगे और थोड़े वो एक सर्किट्स के एक आधा सर्किट देखेंगे जिसमें वोल्टेज किस तरह से डिवाइड होती है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो ये टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो लेक्चर सुनिए। 1 घंटे 10 मिनट तक का लेक्चर है वो। एक्सटर्नल नॉइस को आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। टॉपिक है ये डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर ये वोल्टेज सोर्स है और अगर यहाँ पर एक ऐसे रेजिस्टर को कनेक्ट कर दूं और इसी के साथ एक ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये पैरेलल सर्किट बनाती है। पैरेलल सर्किट देखो, पैरेलल हो गई सर्किट। और अगर इसको R1 नाम दे दूं और इसको R2 नाम दे दूं और ये कहूं कि करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, अगर ये वोल्टेज है तो प्लस माइनस। अच्छा, एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर है, फ्लो ऑफ करंट अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, ठीक है। देखो, जिस भी डायरेक्शन में कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जाएंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है कि द डायरेक्शन, अगर ये कहाँ पर पता ज़्यादा चलेगा आपको, जब हम आपको ये बताएंगे ट्रांजिस्टर, जब ट्रांजिस्टर के बारे में बात होगी तब, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको यूट्यूब की स्क्रीन पे जाएंगे, जब वीडियो देख रहे होंगे तो गेयर बॉक्स होगा, वहाँ पे प्रेस कर कर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये सर्किट ऐसे थी, फ्लो ऑफ करंट ऐसे था, यहाँ तक तो आई करंट फ्लो कर रही थी, लेकिन जैसे ही पैरेलल होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, एक ऐसे और एक ऐसे। यानी कि आई बिकम्स I1 प्लस I2। यानी ये क्या लगाया, ये मैंने लग इस यहाँ पे KCL इक्वेशन लगाई, यानी कि इनपुट करंट जो होता है ना वो इक्वल होता है समेशन ऑफ आउटपुट करंट के। इसको समेशन बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे करंट इधर और इधर जाएगा। करंट अगर I1 की बात करूँ तो मैं I1 को यहाँ लिख सकता हूँ कि वोल्टेज पोटेंशियल तो सेम रहेगा। कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि ये वाले टर्मिनल पे प्लस है और इस वाले पे माइनस है, ठीक है। और कहीं पे भी ऐसा नहीं है, और यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो हाइयर पोटेंशियल और हाइयर पोटेंशियल सेम हो गया और लोअर पोटेंशियल सेम हो गया। तो यानी कि अगर यहाँ मैं पूछूं आपसे कि कितनी करंट फ्लो करेगी, तो आई सीधा यहाँ पे क्या आएगा, ओम्स लॉ आएगा। आप एक ब्रांच में क्या लगा सकते हो, ओम्स लॉ लगाते हो। आई इज इक्वल टू वी बाय R1 कर सकते हो, और I2 में क्या कर सकते हो आप, वी सेम पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस सेकेंड है, तो आप ये कर लिया आपने। यहाँ पे अगर आप इसको 1 कह दो और इसको 2 कह दो तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, अगर आप इसकी रेशियो ले लो तो I1 बाय I2 इज नथिंग, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये R1 बाय R2 जाएगा। जब आप इन दोनों को रेशियो लोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये फ्लिप हो जाएंगे। देखो, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स इसमें क्या है। तो यहाँ पर मैं एक जगह बना रहा हूँ आपके लिए। अब एक बात याद रखना आप, कि अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं और इसको इसके ऊपर ले जाऊं, यानी कि क्रॉस करवा दूं इससे,
तो I1/R1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू I2/R2, यही बात लिखी मैंने। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि कल हमने बताया था आपको 1/R क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू G। तो IG1 भी कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, और IG2 भी कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय है नहीं है। चूंकि ये I1 है और ये I2 है तो मैंने फिर इसकी रेशियो ले ली, I1/I2 इज नथिंग बट G2/G1 होना चाहिए। हम्म, कुछ शायद गड़बड़ करी है हमने। हम्म, दोबारा करके देखते हैं क्या हुआ, कुछ शायद यहाँ पे मिस्टेक बता रहा है। हो सकता है शायद मैंने कोई गलती कर दी हो यहाँ पे, मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जब आपने इसको ऐसे किया तो इसने कहा कि 1/R1 को अगर आप G1 कह दो, यस कह सकते हैं बिकॉज रेसिप्रोकल है, ये आई तो कांस्टेंट ही है इसमें। और नेक्स्ट कोटेशन, नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें भी यही कह दो। और जब आप ऐसा करोगे और इसकी रेशियो कलेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका I1/I2 इज इक्वल टू G1/G2। ठीक है, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका 1/R1 क्या होगा, 1/R1 होगा G1 के इक्वल। ठीक है, और I से I कट जाएंगे, और I क्या है बेसिकली, I इज नथिंग बट I1+I2। यानी कि एक मेथड तो ये है कि, ठीक है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या करंट डिवीजन किस तरह से हो रही है। सेकंड मेथड क्या होता है, देखो ये एक अगर सर्किट है और यहाँ पे सप्लाई दी हुई है, अगर मैं इसको R1 कह दूँ और इसको R2 कह दूँ, इसको V कह दूँ, और यहाँ से करंट I जाए और यहाँ पे I1 जाए और यहाँ से I2 फ्लो करेगा, तो I इज नथिंग बट I1+I2 होगा। V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V होगा, जो V मेन्स है, यहाँ पे मैं V मेन्स कह देता हूँ इसको। अभी क्वेश्चन क्या होता है कि टोटल करंट जो होती है इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि करंट निकल के आ जाएगी। आई न्यू अगर मैं निकालूं जिस किसी भी सर्किट का, तो इस तरह से निकलेगा। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर यहाँ से ऐसे ही सिस्टम कनेक्ट रहे, एक सर्किट कनेक्ट रहे और उसका अंदर करंट जा रहा हो, और ये V हम यहाँ ले लेते हैं 3 और 3 लेते हैं, और यहाँ पर 6 लेते हैं, तो इसका पैरेलल सर्किट में अगर यहाँ 6 ले लिया, 6×3 = 18 और 6+3 = 9, ठीक है, यहाँ 6 ले लेते हैं। ये 6 ओम का ब्रांच है और ये 3 ओम का ब्रांच है। तो इस सर्किट को इसमें आई कितना फ्लो करेगा। अब सब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है फाइंड आई एंड I1 एंड I2। अब देखना इसमें ध्यान से समझना कि पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट क्या होता है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लेना, नहीं तो ये सब ऊपर से जा रहा होगा। देखो R2 × R1/R1 + R2 होता है। तो मैंने यहाँ पे यही किया था, कॉन्सेप्ट यही अप्लाई किया था कि R इक्वलेंट में मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैं ये जानता हूँ I निकालने के लिए मुझे V/R इक्वलेंट चाहिए ही होगा मेन करंट सोर्स निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने लिखा 6×3/9, क्योंकि 3+6 9 होगा, और इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 18/9 करा तो यहाँ पे आया 2 ohms। और यहाँ पे मैंने I निकालने के लिए V कितना था 6 और I कितना हुआ 2, यानी कि I जो मेन है, I मेन है, IM कह सकता हूँ मैं जिसको, वो 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि जब कभी भी पैरेलल सर्किट होता है
तो उसमें करंट इस तरह से चल रही होती है। तो आप क्या करोगे, टोटल करंट कितनी है 2, अगर I1 में निकालोगे, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है बताओ, बताओ बताओ। IM 3 है, I1 टोटल करंट इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है यहाँ पे, कहाँ लिखा है, 1/2 2 3। अच्छा एक ट्रिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 6 टोटल आपका हो गया ये 9, 4/3 यानी कि 1.3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 3 एम्पियर। अगर मेन सोर्स में I1 में अगर आपका 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, I1 में अगर आपका 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, आई मेन में हमारा करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो I1 में कितना हुआ 1.33 एम्पियर्स। तो IM is nothing but I1 plus I2, and if you put here 2 amps and 1.33 amperes here plus I2 here, then you will shift this to there that side and you will get minus with that। तो आप इसको ऐसे करें और 0.77 एम्पियर लिख सकते हैं। एक तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो मैं ट्रिक करना चाहता हूँ। देखो एक सीरीज सर्किट बताया था कल आपको, इस तरह से सीरीज सर्किट होता है, R1 R2 और V, यहाँ से फ्लो करेगा I। सर्किट बनाना तो आई गया होगा, इतनी बार मैंने बना दिया। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 27 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इसकी ट्रिक क्या है, अगर आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन की बात करेंगे हम। देखो कि I इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसके बढ़ाने से ये घटेगा या और इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। देखो R1 और R2 अगर आप लिखोगे 3:6, तो 1:2 कर दोगे। रेशियो सबसे छोटी रेशियो क्या है, 1:2 की रेशियो है। सीरीज के केस में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है जो सेम, ठीक है ना, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो ये क्या है, ये वोल्टेज है। अगर करंट कहता तो करंट उल्टा जाता, क्योंकि करंट का उल्टा रेशियो है यहाँ पे, उल्टा प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर अगर 3 वोल्ट की बैटरी होती, सब सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अगर यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी होती, चाय वाय पी ली थी ना इसलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी थी, तो इस तरह से करते तो 1 वोल्ट और 2 वोल्ट जाता, और करंट इसमें 2 वोल्ट रहता और 1 वोल्ट, 2 एम्पियर रहता और 1 एम्पियर रहता। होता क्या है कि जहां पर वोल्टेज ज्यादा होती है वहां पे करंट कम हो जाता है। सॉरी, जहाँ पे क्या बोल दिया मैंने आपसे, वोल्टेज और करंट का रिलेशन तो लीनियर में है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे करंट कम हो जाती है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम करंट जाना था, और यहाँ पे 3 ओम्स का रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट जाना था। अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी होती तो इस तरह से वोल्टेज डिवाइड होती, पर ये बैटरी है कितने वोल्ट की, 27 वोल्ट की। कितना टाइम्स है इसका, 9 टाइम्स। तो यहाँ पर करंट जो वोल्टेज होगा वो भी कितना होगा, 9 वोल्ट्स। यहाँ 9 वोल्ट्स और यहाँ पे 9 से करोगे तो 18 वोल्ट्स, ठीक है ना, और इनको ऐड करोगे तो आपका 27 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको कंफर्म करना चाहते हो तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इस सर्किट को दोबारा बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मैंने कैसे किया। जैसे अगर ये 3 था और ये 6 था,
और यहाँ पे देखो V था 27 वोल्ट और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था I, ये 3 ओम ये 6 ओम, और यहाँ से प्लस और माइनस, एक इक्वेशन है केवीएल इक्वेशन। अगर आप माइनस V प्लस आई R1 प्लस आई R2 इक्वल टू 0 कर दोगे तो आप एक इक्वेशन बना लेते हो बेस्ड ऑन केवीएल। केवीएल के लोग को मैंने कल वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज केवीएल। समीशन ऑफ V इज नथिंग बट 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा I कॉमन ले लिया बिकॉज सीरीज सर्किट है, करंट कैसी रहेगी, देखो सीरीज सर्किट में जो करंट रहती है वो सेम फ्लो होती है, I इक्वल टू रिमेन सेम, ठीक है। तो I जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मैं R1 प्लस R2 कर सकता हूँ, चूंकि ये नेगेटिव साइन है उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और I और R1 क्या है, 3 प्लस 6 और V कितना था 27। अब ये देखो I इज नथिंग बट 27 और ये कितना है 6 प्लस 3 9, 3 एम्पियर्स आ गया यहाँ से। 3 एम्पियर्स अगर यहाँ पे आया तो I R1 कितना हो गया जो कि V1 होगा। तो I कितना है 3, R1 कितना है 3, तो V1 कितना आया 9 वोल्ट्स। I R2 इज इक्वल टू V2, तो I कितना है 3, R2 कितना है 6, 6 3 18 वोल्ट। तो आप ये देख सकते हो, या तो इस मेथड से करो, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, बट वो एक कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे होते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। तो आप इसको इस तरह से करोगे तो टाइम लगेगा जिसमें केवीएल इक्वेशन बनाते हो। अगर आप प्रपोर्शन वाले मेथड से करते हो और आपको पता है कि ये सीरीज सर्किट है तो इसमें वोल्टेज ही डिवाइड होगी, तो उस तरह से आप कर सकते हो। अगर पैरेलल सर्किट है तो उसमें करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम रहेगी। जो भी डिवाइड होता है उसके हिसाब से आप प्रपोर्शन ले लेते हो। सेम इन द केस जब आपको कैपेसिटर और इंडक्टर पढ़ाया जाएगा तब भी आपको यही करना है उसमें, ठीक है। अ, एक सवाल मैं आपसे ये बता देता हूँ। यहाँ पर एक इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है, जैसे रेजिस्टेंस है, ये आप मैंने कल शायद नहीं बताया था, या बताया था तो आप एक बार दोबारा कर लीजिए इसको। जब R1 और ये R2 है और ये R1 है और ये R2 है तो इसको हम बोलेंगे सीरीज, इसको बोलेंगे हम पैरेलल। इसके फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको R इक्वलेंट निकालना हो, अगर दो को एक करना हो तो वो एक करने का फॉर्मूला होता है सीरीज में R1 प्लस R2। यानी कि जब कभी भी आपको सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करनी होगी, सीरीज तो ये लिख लीजिए, सीरीज में रेजिस्ट R इक्वलेंट जो होता है वो टोटल सम होता है, याद रखिए टोटल सम होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, R इक्वलेंट जो होता है वो होता है R2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो स्टैंडर्ड सर्किट के लिए याद रखिए आप। अगर आपको प्रॉपरली जानना है तो होता है 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और जितना मर्जी हो 1 बाय Rn तक, ठीक है ना। n कैन बी एनी नंबर 1 2 3 एंड डैश 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 अप टू एनी नंबर। तो ये दो आप याद रखें। पैरेलल में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी ऐसा सीरीज सर्किट होगा तो R इक्वलेंट जो होगा ना हमेशा मैक्सिमम जो R गिवन मैक्स होगा ना उससे हमेशा बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये वाला ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है तो R इक्वलेंट आप देखें कितना आया, 6 और 3 कितना हो गया 9 ओम्स। तो जो मैक्सिमम कितना था 6, 6 से भी ज्यादा आया ना ये। तो सीरीज कंडीशन में हमेशा R इक्वलेंट क्या होता है, जो गिवन मैक्सिमम होता है उससे भी बड़ा आता है। ये एक ट्रिक है जो आपको समझनी है। अब अगर ये पैरेलल सर्किट है तो जो लीस्ट होता है ना, अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में R इक्वलेंट जो होगा वो लीस्ट से भी कम आएगा, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट ओम जो होगा उससे भी कम आएगा वहां पे वैल्यू। तो इसमें अब देखो R इक्वलेंट अगर आपको करना हुआ तो आप ऐसे करोगे 3 इंटू 6 अपॉन 9, तो आप इसको काट दो,
2 ohms। अच्छा, पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ये बात यहाँ से प्रूव होती है, और सीरीज सर्किट में बढ़ जाती है, ये बात यहाँ से प्रूव होती है। लीस्ट कितना था? 3 ohms, और आया कितना उससे भी कम। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था यहाँ पे, सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस को अगर अगर मुंह जबानी यानी कि ओरली अगर उसको एक्सप्लेन करना हो कि होता क्या एक्चुअली सर्किट में, तो ये होता है कि सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट है वो मैक्सिमम से भी बड़ा आता है, और जो पैरेलल है उसमें लीस्ट से भी छोटी वैल्यू आती है। तो इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है ये, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, नॉइस को आप थोड़ा सा माफ कीजिएगा। देखिए, एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का कनेक्टेड इन सीरीज विद टू रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इन पैरेलल। ये देखो, ये 10 का है और ये पैरेलल में लगे हुए हैं, और ये बताना है हमें यहाँ पे। तो कितना, what resistance must be shunted across this parallel so that the total current shall be 1.5 with 20 volts। तो ये देखो, ये 20 वोल्ट्स है, तो ये बताना है हमने। अभी कैसे बता सकते हो? कैसे बता सकते हो? आप ये देखो, आप केसीएल, केवीएल और ओम्स लॉ जो है, ठीक है, इसी के बेसिस पे बताओ। देखो, अगर यहाँ से करंट फ्लो हुई तो यहाँ तक, इस सेगमेंट तक करंट में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो आपने करा वी ड्रॉप 10, मैं इसको यहीं पे नाम दे रहा हूँ। तो आपने लिखा 1.5 करंट, आई इंटू आर होता है इंटू 10। तो यहाँ से अगर आप इसे 10 से काटेंगे तो ये 15 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि बैटरी जो 20 वोल्ट यहाँ से निकली थी, और यहाँ पर क्या है, 15 वोल्ट अपना ड्रॉप दे चुकी है, और इस टर्मिनल से और अब इस टर्मिनल के बीच में V इज नथिंग बट वी ए प्लस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, V1 का नाम दे दूँ प्लस, और वी ए बी टर्मिनल का नाम दे दूँ, यहाँ पे इसको V1 दे दूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 20 वोल्ट तो यहाँ चला गया, और V1 कितना, 15 वोल्ट इसने ले लिया, और बचा कितना, VAB। ये वाली वैल्यू इधर ले जाओ तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। VAB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल सर्किट में वो सेम रहता है, मतलब यानी कि वोल्टेज जो होती है वो सेम रहती है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, जो VAB है अब वो 5 वोल्ट है। तो अब जब 5 वोल्ट है तो I1 कितना होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन R1 जो होगा। टोटल वोल्टेज कितनी है, 5, और R1 कितना है, 15, 1/3, यानी कि 1/3 एम्पियर्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं। और I2 कितना होगा, I2 में क्या रखेंगे, V/I2 कितना है, 15, सेम, यानी कि 1/3 यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। एक मैंने आपको बात बताई थी यहाँ पे, सॉरी, ये बताई थी मैंने आपको कि I जो होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है ना, I3 होगा। इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, आप इसको हटा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अ, और बताइए, कमेंट करिए कैसा लगा क्लास आपको, और मैं ये कहूँगा कि आप फोकस्ड रहिए इस क्लास में, आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी क्लासेस आपकी स्टार्ट नहीं हो रही हैं। अगस्त से स्टार्ट होंगी तो डिफ़िकल्टी होगी, जैसे ही आप अपनी फील्ड जैसी एंट्री लेंगे, एडमिशन्स करेंगे, कोरोना का वैसे ही टाइम चल रहा है, तो स्टडी जो है उसको फोकस करिए। यही टाइम है जहाँ आप अपनी ग्रोथ ला सकते हैं एजुकेशन में, दूसरों से बेहतर सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये माना, हमें ये पता चला कि वहाँ पर जो आई था वो I1 प्लस I2 प्लस I3 था, ये दोनों 1/3 हैं, और ये टोटल कितना है, 1.5, यानी कि कितना हो गया, 15/10 करा आपने, 15/10 करा, 5 3 का 5 2 का 3/2। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो I3 इधर ले जाएंगे,
एक सेकेंड, 15/10, इसको ऐसे ना करके आप ऐसे करो कि आप इसको 1.5 ही लिखो, इजीली कैलकुलेट होगा यहाँ से। जब आप इसे 1.5 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, और 1/3 क्या होगा, सेम एलसीएम है तो 1/6 हो जाएगा। और 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे करूँ तो 0.6140636.16 से अगर आप इसे माइनस कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको लमसम आपके 5/6 एम्पियर्स के क्रॉस आएगी अगर आप उसको फ्रैक्शन में करते हो। तो ये बात पता चली कि I3 जो है वो 5/3 एम्पियर्स ऑफ करंट फ्लो होगा। ये सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, ये होगा सॉल्व वैसे ही। और मैं इसको यहाँ पर इरेज करता हूँ। जैसे इस टाइप की हरकतें जैसे करते हैं, हरकतें कह रहा हूँ, जैसे हम एडिट कर रहा हूँ मैं इसमें जिस तरह से, तो यहाँ पे वीडियो में जो है रुकावट आती है, और आप इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, 2-3 सेकंड, 15 सेकंड का एक फॉरवर्ड टाइमिंग रहता है। अब ये बात पता चली कि I3 हमारा जो है 5/6 एम्पियर्स है, और हमको ये बात पता है कि वोल्टेज तो सेम ही रहेगी 5 वोल्ट, और आपको R बताना था ना, तो आपने R बताने के लिए क्या करा, V इज इक्वल टू आई आर लगाया आपने, ओम्स लो। V तो 5 था, इज इक्वल टू I 5/6 था, और इंटू R, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये इधर ऐसे है तो इधर आके क्या होगा, फ्लिप होगा, 5 × 6/5 इज इक्वल टू R, और 5 से 5 कट गया, और योर वैल्यू फॉर R इज इक्वल टू 5 ओम। ये मैं आपको बताना चाह रहा था इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन में। ये बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से काम करता है, जैसे सीरीज वाला, एक पैरेलल सीरीज सर्किट वाला बताया, ठीक है। और एक ये पैरेलल सर्किट में बताया था आपको। फिर मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा स्किप कर लीजिए पीछे, एक बार दोबारा कर लीजिए, क्योंकि जब मैं कॉम्प्लेक्स सर्किट में जाऊँगा, ये फाउंडेशन क्लासेस हैं, फाउंडेशन को आप अच्छा कर लीजिए, ताकि जब मैं आगे बात करूँ तो मैं ये सब ना बताऊँ, डायरेक्टली बताता चलूँ कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, 4, 16, 64 के, यहाँ पे ओम लिख लीजिए, और ये ए। क्वेश्चन है, फाइंड द आर इक्वलेंट ऑफ वी ए, आर ए बी निकालिए। अगर मैं इसको ऐसे नाम दे दूं, आर ए बी, ए बी सी डी, नाइन्टी फोर, 74, 84, 64, क्या होगा इसका आंसर। और अगर मैं एक ऐसे सर्किट बनाऊं जिसमें ऐसे रेजिस्टेंस लगे हैं, और इस टर्मिनल पे मैं कहूं कि इसका इक्विवेलेंट करें, आर ए बी निकालें, ये 3, 6 और 2, और आंसर में आपका आएगा 9 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर ये होगा, और यहाँ पे इसका आंसर 64, 16 और 4, ये हो गया 20, यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको नहीं आया समझ में तो। एक क्वेश्चन इसी के साथ एक्स्ट्रा ले लीजिए। फाइंड आर ए बी, और ये ए है, ये बी है, ठीक है। आंसर नहीं बताऊंगा इस बार। ड्यूअलिटी जो है, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे अब हम। ड्यूअलिटी क्या होता है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है सीरीज और पैरेलल में। सीरीज अगर सीधा है तो पैरेलल उसका एग्जैक्ट उल्टा है। देखो, ये ही रिलेशनशिप है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सीरीज। तो उसमें क्या होता है,
वो उल्टा चलता है। ये आप पढ़ लेना इंग्लिश वाला सेंटेंस, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उल्टा चलता है, तो उसको बोलते हैं, इस पैटर्न को, सच अ पैटर्न इज नोन एज ड्यूलिटी। ठीक है, यहाँ पे इसको देखेंगे, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहती है, पैरेलल सर्किट में उसका उल्टा। करंट का उल्टा क्या है, मतलब करंट का अपोजिट क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज सेम रहती है। इसमें वोल्टेज ऐड होती है तो इसमें करंट ऐड होता है। इसमें अगर रेजिस्टेंस सीरीज में एडिटिव होता है तो इसमें कंडक्टेंस एडिटिव होती है, इस तरह से सम जो कि प्लस करते हैं जिस तरह। ठीक है, और करंट को ऐसे लिखा जाता है, देखो रेजिस्टेंस नीचे आया, जैसे कि आई इज इक्वल टू वी बाय आर वन, जब, ठीक है, और इसमें क्या लिखा था, v इज इक्वल टू, और इसमें क्या लिखा जाता है, आई वन इज इक्वल टू वी इंटू जी वन, ऐसे लिख लो, या v इज इक्वल टू आई वन बाई जी वन। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ड्यूलिटी के बारे में जाना। एक सर्किट, सर्किट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सर्किट में, आर एल सी, इनको हम पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं, ये बात आप यहाँ पर जान लीजिए। जो अपना काम खुद ना कर पाए वो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। डिपेंडेंट, इनको अपना काम, इनको अपना फंक्शन, फंक्शन जो है इनका, इनको अपना फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए किसी डिपेंडेंट सोर्स का, इंडिपेंडेंट सोर्स का हेल्प लेना होता है। तो इनको मैं ये कहता हूँ यहाँ पर, ये डिपेंडेंट आइटम्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए। पूरा इलेक्ट्रिकल यहीं पे फिनिश करवा देंगे आपका, आरएलसी पे। और इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं, जो खुद, जिनको किसी सोर्स की जरूरत नहीं होती, वो खुद एक सोर्स होते हैं। एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट। जब पावर में यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, पावर एक फॉर्मूला होता है पावर का, जिसको हम वैट्स कहते हैं। एक्सटर्नल नॉइस को इग्नोर करना, पढ़ाई करने आए हो तो यहाँ पे V इंटू आई। ठीक है, एक बार और लिखवा देता हूँ। पावर का कॉन्सेप्ट यहीं पे लिख लीजिए, पावर फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पावर फॉर्मूला, किसी भी सर्किट में पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर की यूनिट होती है वॉट्स, एक होती है जूल। मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पावर इज नथिंग बट योर वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, V into I, and according to Ohm's law, according to Ohm's, V is equal to IR and I is equal to V by R. So we get P is nothing but V into I, and it's a first equation. P is equal to V कितना है, V की वैल्यू IR है, और into I is equal to I square R. You can also put this value in case if you do not know the voltage. अगर आपको वोल्टेज नहीं पता तो करंट रेजिस्टेंस में आपको डाल सकते हैं। P same again. If you replace I with this equation, you put here V into V by R. Again, what you will get? V square over R. So there are three types of formulas. All are similar. ठीक है, ये पावर फॉर्मूलाज हैं, बहुत काम आएंगे जब सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन से बात याद आए, आप ये बात जान लीजिए, आर एल सी सर्किट होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से जो रजिस्टर है आर, ठीक है, सिर्फ ये ही पावर डिसिपेट करता है, पावर डिसिपेटिव कंपोनेंट है। एल और सी नहीं है। एल आपको पता होगा, ये इसको हम इंडक्टर कहते हैं, एल इंडक्टर होता है। इसकी यूनिट लिख लीजिए साथ में ही, एल की यूनिट हेनरी होती है। ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेटिज्म, व्हाट इज इंडक्टर, व्हाट इज चोक। और ये हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर जो होता है उसकी यूनिट होती है, मैंने आपको कल भी लिखवाई थी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो, फैरेड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
एक है वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट। जो सर्किट्स मैंने आपको बताई है फाउंडेशन सर्किट्स थे। कुछ सर्किट कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स का बहुत यूज होगा एक कॉन्फ़िगरेशन में, सी कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम उसको वहाँ से करेंगे। ठीक है, कोशिश मैं करूँगा सारे सब्जेक्ट क्लियर कराऊँ, पर धीरे धीरे होगा, सब होगा। टीचर्स भी अपॉइंट होंगे यहाँ पे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इम्प्रूव हो। आपका तो हो ही रहा है, कर भला तो हो भला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि पोटेंशियल जो है बढ़ जाती है और कोई चीज़ बढ़ती है तो डिवाइड हो जाती है। एक सिंगल इनपुट वोल्टेज से वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चली जाती है। अगर इस सर्किट की बात करें ए वाले की, तो यहाँ पर मेन सोर्स था, दो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन था। अगर मैं इसको यहाँ पे ए टर्मिनल दूं और इसको ए डैश दूं, और ये भी ए डैश और ये बी हो जाए, तो वी ए ए डैश में और वी ए डैश बी में दो जगह वोल्टेज आई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से बात करूं, देखो ये अगर इसको हटा दूंगा तो ये पैरेलल है, बट जैसे ही ये ऐसा हुआ तो ये सीरीज सर्किट बन जाता है। यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों के बीच में, और फिर एक इन दोनों के बीच में। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है? अच्छा, होता क्या है कि कोई भी सर्किट होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बात करें और वैसे भी बात करें, तो कोई भी डिवाइस होगी तो उसको ग्राउंड करना ज़रूरी होता है। ग्राउंड करने से क्या होता है, इन केस उसमें एक्स्ट्रा सरफेस पे उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो करंट ना लगने की बजाय वो सीधा सीधा ग्राउंड में चले जाएं। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, व्हेन देयर इज नो लोड, दिस बिकम्स अनलोडेड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें। V1, यहाँ पे देखो V1 टोटल वोल्टेज इनटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। V2 सेम टोटल वोल्टेज सेम ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और आउटपुट बाय इनपुट, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी है ट्रांसफर फंक्शन। क्या है ट्रांसफर फंक्शन? ये क्या है, V2 ओवर V। जब कभी भी ऐसा कहेगा तो आप समझ जाना ये ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि ये एक सर्किट है, एक नेटवर्क है, ये इसकी आउटपुट है V2, ये इसके इनपुट है V। अगर मैं आउटपुट और इनपुट का रेशियो ले लेता हूँ, तो V2 बाय V जो होगा वो इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन होगा। ये कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे इसका कैसे बिहेवियर है, या नेटवर्क थ्योरी में ट्रांसफर फंक्शन जब आएगा। अभी के लिए इतना ही। जब आप इसका रेशियो लोगे तो ये वैल्यू इस तरह से बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, अ, जो चैप्टर 1 था, जिसकी कल हमने क्लास करी थी, अराउंड 1 आवर समथिंग वो क्लास थी। आई बिलीव दैट द क्लास वाज 1 आवर 8 मिनट्स। ठीक है, और आज ये जो क्लास है रिमेनिंग, आप इसको पढ़ लेना। जब आप ये अराउंड 2 आवर्स का लेक्चर हो जाएगा, या 1 आवर 40 मिनट्स का लेक्चर होगा अराउंड, तब आप क्या करेंगे, आप एक चैप्टर फिनिश कर लेंगे। और इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद एक फाउंडेशन लेवल पर, फाउंडेशन लेवल या फंडामेंटल कह सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, जिसमें जो लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, सीरीज, पैरेलल कंडीशंस, वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है, करंट कैसे डिवाइड हो रहा है। अगर आपको ये नहीं आया तो आपको आगे वाले चैप्टर्स में दिक्कत होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ साथ साथ चलिए, सारा कंप्लीट कीजिए,
ठीक है, इसी के साथ से फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अराउंड 30 चैप्टर्स हैं इसमें। 15 चैप्टर्स तो मान के चलिए करने ही करने हैं फिलहाल अगले 2 महीने में। फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स में हमने ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। इसका नाम है डीसी नेटवर्क थ्योरम्स। अब देखो डीसी क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा साइनोसॉइडल, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये बात पता है। ये जो ये टी फंक्शन पर होती है और ये साइन फंक्शन है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री में साइन पढ़ लिया, साइन पढ़ा, ठीक है। 90 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया। पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री और 2 पाई इज नथिंग बट 360 डिग्री। साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे 1। ठीक है, ये टाइम वेरिंग फंक्शन है। हर एक इंस्टेंट पे एक अलग वैल्यू है और 90 पे आने पर ये मैक्सिमम वैल्यू हुई यहाँ पर। फिर एक वैल्यू कम होती गई, फिर 0 हो गई 180 पे, फिर ये 270 पे नेगेटिवली बढ़ी। तो जब कभी भी एक ऐसा फंक्शन जो जिसका ग्राफ टी फंक्शन पे इस तरह से दिखेगा, मतलब यानी कि टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, करता रहेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ v ऑफ टी। टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर मैं सिर्फ v लिखता हूँ तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है हम उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। उसको बोलेंगे डीसी। डीसी मतलब कि एक कांस्टेंट। कांस्टेंट करंट हो सकता है, कांस्टेंट वोल्टेज हो सकती है। करंट अगर वेरी कर रहा है तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ ए साइन ओमेगा टी में ऐसे लिखा जाएगा, और वी टी भी ऐसे ही लिखा जाएगा ए साइन, या इसको लिख लो आई एम साइन ओमेगा टी बी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि मैं इसके मतलब है यहाँ पे आगे। आई एम क्या है, आई आर एम एस के बारे में बात करेंगे, आई मैक्स के बारे में बात करेंगे, तो ये चलता रहेगा। बस कंसेप्ट ये है कि हम इस ग्राफ पर फोकस करके चलेंगे जो कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, सर्किट की बात करें, क्लोज कंडक्टिंग पाथ जो होता है वो सर्किट होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम सर्किट एनालिसिस करते वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ मान रहे हैं। अभी इतना ही समझें कि वेरियस एलिमेंट्स हैं आर एल सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहते हैं, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। पावर सिस्टम जो ट्रांसमिशन वाइंडिंग्स, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ये बात याद रखिएगा। एक सर्किट है लीनियर सर्किट जिसके पैरामीटर्स कांस्टेंट है, डू नॉट चेंज विद वोल्टेज और करंट। वोल्टेज बढ़ाऊं चाहे करंट बढ़ाऊं उस सर्किट को कुछ नहीं होगा। एक होती है नॉन लीनियर सर्किट। वोल्टेज और करंट के बढ़ाने से सर्किट का बिहेवियर बदल जाएगा। जब कभी भी वोल्टेज और करंट के बढ़ाने या घटाने से सर्किट का बिहेवियर बदल जाए तो वो होती है नॉन लीनियर सर्किट। एक होती है बायलेटरल। अच्छा, बायलेट डायरेक्शन को ना यहाँ पे हम लेटरल से डोनेट कर लेते हैं। जो भी सर्किट बाई डायरेक्शनल होगी उसको हम बायलेटरल बोलेंगे। वो दोनों जगह करंट फ्लो कराने की क्षमता रखती है। ट्रांसमिशन लाइंस जो है बायलेटरल होती हैं। रीजन क्या है ये आप मेरे को कमेंट, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर गलत होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा उसमें। एक यूनिलेटरल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलने वाली सर्किट्स, वो डायोड सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट है। देखो, ये सोर्स लिया आपने, ये ट्रांसफार्मर ले लिया, सिर्फ एक सर्किट समझना, ये डायोड लगा दी।
ये लोड ले लिया, यहाँ से आपने ये दिया वी वी एम साइन ओमेगा टी, जिसको मैं ये बोल रहा था। आपने एक साइन फंक्शन दिया जो कि इस तरह से वेव है। ये जो डायोड है वो सिर्फ एक साइकिल पे काम करता है, तो जब यहाँ पे आएगा तो ये सिर्फ इसको यहीं तक रेक्टिफाई करेगा और रुक जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव पीक पर नहीं चल, नेगेटिव साइकिल कवर नहीं करता है। तो इस ऐसे सर्किट को बोलते हैं यूनिलैटरल सर्किट। और ये आर एल है, ठीक है। आर एल मतलब कि लोड का रेजिस्टेंस, लोड का रेजिस्टेंस। ओके, तो मेरे को ये लगता है कि आपको बात समझ आई होगी यहाँ पर। 7 पॉइंट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या है? जाल है जिसमें कि आरएलसी सर्किट, ठीक है, एक्टिव सोर्स लगे होंगे, यानी कि वोल्टेज और करंट होंगे, और कुछ डिपेंडेंट सोर्स भी होते हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से वर्क करते हैं। पैसिव नेटवर्क जिसमें ईएमएफ नहीं होगा। ईएमएफ से मतलब क्या है? ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज ना हो, वोल्टेज सोर्स नहीं होगी तो क्या होगा? वोल्टेज सोर्स अगर नहीं होगी तो वो पैसिव नेटवर्क होगा। एक्टिव नेटवर्क कौन सा होगा? जिसमें एक से ज्यादा एक या एक से अधिक ईएमएफ सोर्स होंगे, तो वो होगा एक्टिव नेटवर्क। नोड मैंने कल वाली क्लास में बता दिया है, ब्रांच मैंने आपको बता दिया है, लूप मैंने आपको बता दिया है कल क्लास में। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लेक्चर दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ सिंबल्स के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना था। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, एक्सटर्नल नॉइज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वायरिंग होती है वो बहुत ही, मतलब टीआरएस वायरिंग कहते हैं उसको, वायर्स कहते हैं, पतली होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स 515 वोल्ट इस तरह से चलता है, मतलब मैक्सिमम जाएगा भी तो 30 वोल्ट 25 वोल्ट ऐसा। तो उसमें वायर बहुत स्लिम होती है, तो हम उसको वायर बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि हैवी अमाउंट ऑफ करंट 22 के किलो वोल्ट लेके जाना है, तो यहाँ पे एक हैवी वायर सिस्टम यूज होता है, तो हम वायर ना बोल के उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। फिर मैं आपको यहाँ मतलब बंडल कंडक्टर, ठीक है, ऐसा ऐसा, मतलब कंडक्टर ही बोलो आप उसको, ऐसे बंडलिंग ऑफ कंडक्टर जिसको हम कह सकते हैं। तो वायर तो ऐसे दिखाई जाती है, तो अगर मैं इसको बोलूँ मैं वायर दिखा रहा हूँ, सर्किट में वायर तो दिखा रहा हूँ, और इसको मैं कंडक्टर बोलूँ, तो आप ये समझ जाना है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये डीसी के लिए, ये एसी के लिए। स्विच, कैपेसिटर में दो प्लेट्स आ गई, रजिस्टर ऐसे होता है, रियोस्टेट क्या होता है? पोटेंशियोमीटर, लिख लीजिए, रियोस्टेट क्या होता है? पोटेंशियोमीटर। किस लिए काम आता है? कैलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। इसमें आप रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हो, तो आपने एक रेजिस्टेंस ली, आपने इधर ऐसे एरो किया और ऐसे खींच दिया बाहर, तो ये पॉइंट करके बताता है कि ये वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ करंट को नापता है, जी से इसको डायग्राम में बनाया जाएगा। एमीटर के बारे में बात कर लेते हैं, करंट मेजरिंग डिवाइस है, सबको पता है, पर आपको क्या जानना है वो यहाँ पे बात आती है, एमीटर। एमीटर किस तरह से कनेक्ट होता है सीरीज में? चूंकि सीरीज अगर ये नेटवर्क है, और सीरीज नेटवर्क में जो करंट का लूप है उसमें करंट हर डायरेक्शन में सेम होता है, तो एमीटर को सीरीज में लगा देते हैं। तो एमीटर को लगाने के लिए आपने एमीटर लगाया और ये ऐसे लिख दिया। वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, तो फिर इसको नेटवर्क के साथ इस तरह से लगाया जाता है, वी सोर्स।
ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, बुक्स में आपको दिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये ग्राउंड है, ये बैटरी का है, ठीक है, ये बैटरी है, ये ग्राउंड है, ये फ्यूज है, ये लैंप है। लैंप को हम ऐसे भी बनाते थे, बल्ब को, है ना, तो आप इसको ये भी देख लीजिएगा, इस तरह से होता है। और एक सेल को बनाने के लिए आप एक बड़ी डंडी, छोटी डंडी और ऐसे करें, और यहाँ पे प्लस और माइनस डाल दें। प्लस और माइनस को हम पोलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलैरिटी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज करूँ, अगर आपने लिख लिया हो तो एक्सटर्नल नॉइस को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये एक फ्यूजिंग सर्किट है। फ्यूज जो है, अ, ये ऐसे बनता है फ्यूज। आपके घर के अंदर जहाँ से मीटर आ रहा है, मीटर के पास में किट कैट फ्यूज लगा हुआ है। कौन सा फ्यूज लगा हुआ है, किट कैट। अगर आपका थोड़ा पुराना मीटर है तो, नया मीटर होता है तो MCB लगा देता है वहाँ पे। किट कैट फ्यूज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीटर के साथ में मोस्टली कौन सा फ्यूज लगाया जाता है। ये फ्यूज इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर एक कॉपर की तार डलती है और 10 रुपये में आ जाती है। फ्यूज होने के बाद 10 रुपये में मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, तो किट कैट फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है। फ्यूज के बारे में बात करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा आपसे कभी कि फ्यूज को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। फ्यूज को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, फ्यूज को सर्किट में सीरीज की तरह कनेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट, व्हाई वी कनेक्ट फ्यूज इन सीरीज, व्हाई वी कनेक्ट फ्यूज इन सीरीज, इसको आप सुनिए, लिख लीजिएगा। द रीजन टू कनेक्ट फ्यूज इन सीरीज इज कि भाई हमारे सर्किट में करंट जो है वो सेम रहेगा, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा। किसी डायरेक्शन से करंट आ रही है और उस पॉइंट पर फ्यूज से पहले वो मैक्सिमम है, तो कभी हो सकती है जब वो सीरीज सर्किट सीरीज बिहेवियर में लगा हो, ठीक है। तो नेटवर्क एनालिसिस की बात होगी अब, जब आपको RLC नेटवर्क्स के बारे में पता चल गया है, नेटवर्क कैसे बनता है, वोल्टेज, करंट, सिंबल्स, ठीक है। जब आपको ये पता चल गया है तो इसके दो तरह से अप्रोच हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, सिर्फ टू ही अप्रोच हैं, उसके अलावा और कुछ लगेगा नहीं नेटवर्क एनालाइज करने में। और यार नेटवर्क को छोटा करो, नेटवर्क रिडक्शन। जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया है वो सारा डायरेक्ट मेथड में आपको मैंने बताया, जिसमें मैंने KVL KCL लूप मेथड, करंट I = I1 + I2 जो हो रहा था, और फिर V1/R1 लिख रहे थे, V2/R2 लिख रहे थे, उसी मेथड का नाम है नोडल एनालिसिस। सुपरपोजिशन के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, कंपनसेशन, रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। एक है नेटवर्क रिडक्शन। नेटवर्क रिडक्शन में क्या होता है, इन नेटवर्क को आप छोटा करते हो। ये थ्योरम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, सबसे बेस्ट रहता है ये वाले दोनों, और स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ये बताया जाएगा आपको, ठीक है। इसको आप अभी के लिए ये बात याद रखिए कि नेटवर्क किस तरह से सॉल्व हो सकती है। अब KCL KVL मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से शायद यही टॉपिक्स चलें जिसमें थ्योरम्स के बारे में मैं जिक्र करूंगा आपसे। Q&A जो है आपका क्वेश्चनिंग जो रहेगा, क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल्स जो रहेगा, मैं चाहता हूँ उसका एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनाया जाए और उसमें से आप देख देख के सॉल्व करते रहें, और वहीं पे यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़े और वहाँ से सॉल्व करें। एक लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कराना सही नहीं लगता है, स्टार्टिंग फाउंडेशन कोर्स पे में मुझे ये लगता है। आप पहले समझ लीजिए, जो नहीं समझ आए उसकी क्वेश्चनिंग कर लीजिए, फिर साथ साथ न्यूमेरिकल्स करते रहें। हु हैज गिवन द लॉज, मतलब किसने किरचॉफ्स लॉ दिए, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, उसका नाम था गस्ताव रोबर्ट किरचॉफ। ये कोई नहीं पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन मोस्टली जो पूछा जाता है जॉर्ज वाला, जॉर्ज सीमन ओम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओम्स लॉ देने वाले भाई साहब का नाम बताओ। एक तार
दो तार, अब जो ये लाइंस दिखती हैं इसको हम क्या बोलेंगे, वायर्स बोलेंगे ना, एक तार, दो तार, तीन तार, चार तार, मतलब यू आर हैविंग 5 वायर्स एंड आपने 5 वायर्स ली और पांचों के एक पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया, जहां पर जोड़ा, जहां पर उनको लपेटा, मोड़ लिया, तो वहां पर बन गया नोड। और ऐसा भी तो होगा, कहीं से करंट आ रही होगी, कहीं से जा रही होगी, ठीक है ना। तो ये एक इस तरह से नेटवर्क है, इसको हमने यहाँ पे नोड बोला। अब यहाँ पर लगता है जहां पर भी करंट डिवाइड हो जाए, मेन सोर्स से आके अलग अलग बटने लग जाए, तो क्या होगा, केसीएल अप्लाई होगा वहां पे, क्या होगा वहां पे, केसीएल अप्लाई होगा। केसीएल कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इज जीरो। ये यहाँ पर मिल रहे थे, मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इज जीरो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। थोड़ा और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो समेशन ऑफ आई इज नथिंग बट जीरो। इसको थोड़े और कपड़े पहना देते हैं, तो यहाँ पर दिखा जो केस है वो ये है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर कितनी करंट्स अंदर की तरफ आ रही हैं। इनकमिंग में हमारे पास I1 आ रहा है, I4 आ रहा है, और आउटगोइंग में कितनी करंट्स आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I5 आ रही है। यानी कि ये देखो, ये कहता है केसीएल, sum of incoming currents is nothing but equal to the sum of outgoing currents। अगर यहाँ पे I6 भी होता और वो बाहर जा रहा होता तो हम यहाँ पे I6 भी ऐड करते, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लिखिए। यहाँ से करंट अंदर आ रही है, यहाँ से बाहर जा रही है, यहाँ से बाहर जा रही है, ठीक है। यहाँ से अंदर आ रही है और यहाँ से अंदर आ रही है। यहाँ 2 एम्स है, यहाँ 4 एम्स है, यहाँ 5 एम्स है, यहाँ पे 3 एम्स है, यहाँ पर भी 4 एम्स। तो इसका क्वेश्चन यह है कि अप्लाई केसीएल। हाँ, कर लो एक बार, 1 मिनट है आपके पास, आप कर लो इसको। आगे मैं कराऊंगा इसको, बट आप कर लो। मैंने आपको कहा सबमेशन ऑफ आई इज नथिंग बट जीरो। जो करंट अंदर की तरफ आएंगी वो बराबर, उसका जो सम होगा वो बराबर होगा जो बाहर की तरफ जाएंगी, आउट गोइंग करंट्स। और ये क्या है, ये पॉइंट है, जंक्शन मान लो इसको, नोड बोल दो। पर जहाँ पे एक से अधिक जो चीजें आती हैं तो उसको जंक्शन बोलते हैं। आपने सुना होगा रेलवे का जंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकमिंग, अगर ये ए पॉइंट है, एट पॉइंट ऐसे लिखा आपने, एट पॉइंट ए इनका सम, सम ऑफ इनकमिंग लिखा आपने, तो आपने सम ऑफ इनकमिंग में लिखा 2 एम्पियर आपको अंदर आते हुए दिख रहा है, प्लस 4 एम्पियर्स एक, 4 एम्पियर्स एक, यानी कि 2 एम्पियर्स आपको ये दिखा। मैं इसकी यूनिट ऊपर लिख रहा हूँ। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इसको ऐसे लिखता, 2 4 प्लस 4 और एम्पियर्स। तो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, ठीक है। और सम ऑफ आउटगोइंग लिखता, तो सम ऑफ आउटगोइंग में 5 और 3 आउटगोइंग जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे समेशन आई इज इक्वल टू 0 लिखना था, तो मैंने ये देखा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ 10 एम्प्स, तो ये 5 एम्प्स इधर है, 5 नहीं 8 एम्प्स इधर है। तो समेशन ऑफ आई तो हुआ नहीं, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। तो आपने लिखा 10 एम्प्स माइनस 8 एम्प्स इज इक्वल टू, समेशन जो हुआ वो कितना है, 2 एम्पियर्स। यानी कि जो टोटल करंट बचेगी वो ये बचेगी, 2 एम्पियर्स, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर भी सही है। ये फाइनल निकाल दिया आपने, ये स्टेप्स हैं इसके।
ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। जंक्शन के बारे में आपको पता चला, पॉइंट ए एट पॉइंट ए, ठीक है। क्योंकि क्लास लाइव नहीं है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है शायद बोरिंग क्लास है, बट इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, आपको काम में आएगा, तो उसको देखने में क्या जाता है। आप लाखों रुपए देके पढ़ रहे हो कोचिंग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और वो क्या पढ़ा रहे हैं हमें भी पता है, क्योंकि हम भी तो कभी स्टूडेंट थे, नहीं थे, तो यही बात है, ठीक है। We have studied about KCL and next is KVL. KVL is nothing but Kirchhoff's voltage law. यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है। क्या होता है, वोल्टेज का बंटवारा, का बंटवारा। फिर इसमें ये कहता है कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप है और जो मेन सोर्स ईएमएफ है वो बराबर रहेगी जीरो। मैं हमेशा इसको इस तरह से लिखता हूँ, अगर ये V1 मेन रहा होगा तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जीरो रहा होगा अंदर कहीं ना कहीं, और समेशन ऑफ V भी इज इक्वल टू जीरो ही है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको मानता हूँ कि मैं फर्स्ट जो मेन सोर्स है उससे नेगेटिव लेता हूँ और बाकी सारे सोर्सेज को पॉजिटिव लेता रहता हूँ। ट्रिक है ये मेरी, मैंने जो आपको दे दी है। राउंड अ मैश, और यहाँ पे आप लूप भी ले लेना। ये देखो, ये अगर आप सर्किट ऐसे चलाओ तो आप ये देखना कि अगर आप यहाँ से चलो तो आप इस तरह से चलो, -V5, अगर यहाँ से निकल रहे हो तो इसके भी यहाँ से देखो क्या साइन है, और अगर प्लस से निकल रहे हो तो सबके प्लस ले लो। तो हम क्या करते हैं, हम +V5 ले लेते हैं, फिर प्लस V5 ले लिया, +V8 ले लिया, +V7 ले लिया, +V6 ले लिया, और किसके बराबर हुआ, 0 वोल्ट्स के, ठीक है। ये हमने ऐसे लिया प्लस के साइन, और हम फिर ऐसे वापस गए, यहाँ से निकले प्लस से, फिर प्लस मिला, फिर प्लस मिला, फिर प्लस मिला। यानी कि अगर इसका फर्स्ट वाला हिस्सा ले रहे हो, फर्स्ट वाला जो साइन है वो ले रहे हो, तो सबके आगे जो फर्स्ट साइन होंगे वही आगे आगे लगते रहेंगे। यहाँ पर भी वही लगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही अप्लाई हुआ। तो जब इसको अगर आप सम करोगे तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, हमेशा होना ही है। तो मैं यहाँ पर आपको एक सोर्स देता हूँ, वी मेन 50 वोल्ट्स का। यहाँ पे मैं आपको 5 वोल्ट देता हूँ, यहाँ 10 वोल्ट देता हूँ, और यहाँ पे 25 वोल्ट देता हूँ, और यहाँ 10 वोल्ट देता हूँ। और यहाँ पे प्लस सोर्स है, यहाँ माइनस सोर्स है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा कि भाई अप्लाई करो केवीएल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा कि भाई अप्लाई करो केवीएल। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस लूप से चलना था ऐसे, और घर के बुद्धू लौट के घर आए। अगर आप प्लस से साइन से चल रहे हो तो आप जितनी भी आगे आगे बढ़ोगे तो प्लस साइन को ही लेना, नहीं तो फिर माइनस को ले लो। मैं ऐसा करता हूँ हमेशा, मैं यहाँ से लेता हूँ। देखो -50 फर्स्ट वाला वो ले लिया, और बाकी पोलैरिटीज क्या है, सारी प्लस है ना, ठीक है, तो सारी प्लस होती चलेंगी। 5 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट प्लस 25 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट इज नथिंग बट जीरो। ये इधर 50 वोल्ट था तो उधर जाके पॉजिटिव 50 हो जाएगा। और ये देखो 10 10 20 25 और 5 30, और 20 50 वोल्ट इधर हो गया, ये नेगेटिव का उधर जाके 50। तो केवीएल जो है आपका प्रूफ हो जाता है यहाँ से, ठीक है। केवीएल आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। बैटरी साइन के बारे में बात करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था पोलैरिटीज के बारे में, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज साइन। देखो ये ए है, ये बी है,
यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव की होती है, जो छोटी होती है नेगेटिव, वो जो होती है ये नेगेटिव की होती है। माइनस से माइनस काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, सेम रहता है। साइंस ऑफ बैटरी अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्योंकि बैटरी, देखो बैटरी ना आप हमेशा ऐसे बनाना, ऐसे ही बनाना आप। स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी, पोलैरिटी के साथ साथ बैटरी की पावर जो होती है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे है, अदरवाइज वो सेल का काम करती है। बुक्स में ऐसे भी दिया होता है और ऐसे भी दिया होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ अलग है, सेम है। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बना वही रहे हो। हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर यहाँ पे 50 वोल्ट लिखा है और यहाँ पर भी, तो हमको ये चाहिए होता है, ना कि वो उसकी ड्राइंग वो कैसे बनी है। जो साइन होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट की डायरेक्शन के होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। और यहीं से मैं आपसे एक सवाल करूंगा, कमेंट में बताना है, फ्लो ऑफ करंट जहाँ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहाँ होगी। ठीक है, अच्छा, ये बताना आप, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, आपके समझ के लिए लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था बहुत तरह के सोर्स होते हैं, बहुत तरह के जो सोर्स हैं उसमें हम चार सोर्स की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही होते हैं। दो और सोर्स होते हैं जिसको हम एक्टिव सोर्स कहते हैं, जिसमें हम वोल्टेज और करंट सोर्स की बात करते हैं, वोल्टेज और करंट। बट कुछ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। देखो वी, वी टी, यानी कि ये क्या है, डीसी है, ये क्या है, एसी है, ये क्या है, डीसी है, ये क्या है, एसी है, ये टाइम वेरिंग है, इसको हम हमेशा बोलते हैं टाइम वेरिंग करंट। हम जब एसी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या पढ़ेंगे, एसी फंडामेंटल्स। अब वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज सोर्स ही है। करंट पे डिपेंड कर रहा है, करंट सोर्स है। वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है लेकिन करंट सोर्स है। करंट पे डिपेंड कर रहा है और करंट सोर्स है। तो ऐसे लिखते हैं, अ, अ, इसको अब यहाँ पे देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये कुछ इस तरह से इसके सिंबल्स होते हैं। नॉर्मली भी ऐसे लिखा जाएगा अगर डिपेंडेंट होगा, देखो डी से डिपेंडेंट, और अगर इसका सिंबल बनाना होगा तो डी से डायमंड। ये बात भी तय है। देखो ए वी, ये सिंपल करंट, ये डिपेंडेंट करंट, ये जी वी, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स हो गया। ये बी आई डिपेंडेंट सोर्स हो गया। ये वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं, ए आर जी जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आर की यूनिट बताओ, रेजिस्टिविटी की यूनिट बताओ कमेंट में, आर यूनिट, रेजिस्टिविटी यूनिट, और कंडक्टेंस की यूनिट बताओ, दोनों। इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वो फिजिकल एंटिटीज होती हैं, जैसे कि बैटरी, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका डीसी जनरेटर है, जनरेटर है जी, ठीक है। जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें लिखी हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी, डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर। ये कुछ नहीं है। डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो हम बेसिकली जनरेटर जनरेटर ही होता है। अगर वो डीसी कांस्टेंट देता है, कांस्टेंट तो नहीं देगा, मतलब अगर डीसी की बात करेंगे, डीसी करंट की बात करेंगे तब वो जनरेटर बोला जाता है। अगर वो एसी एसी है तो उसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं। इसको आगे कवर करेंगे मशीन्स में। बस इतना जान लो, ये दोनों बातें सेम ही हैं बट डोमेन अलग अलग है, ये डीसी में है और ये एसी में है। डिपेंडेंट सोर्सेस कहाँ यूज होते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो होते हैं। इसको होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको बोलेंगे ओप एम्प।
ट्रांजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, इस तरह का सर्किट है। ठीक है, सोर्स कन्वर्जन के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं लेक्चर को फिनिश करने वाला हूँ, तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि एक जो वोल्टेज सोर्स है, अगर उसके अंदर सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि इस तरह से लगा हुआ है कुछ, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होना, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में विद अ पैरेलल आर। ठीक है, और क्यों कर सकते हैं, देखो V इज इक्वल टू आई आर। अगर आपको V भी पता है और R भी पता है, तो I निकालने में क्या जाता है आपका, कुछ नहीं, V बाय आर। बट इसकी कंडीशन ये है कि जब भी आप करंट की वैल्यू निकाल लोगे, तो फिर जो रेजिस्टेंस है या रजिस्टर जो है वो पैरेलल में आना चाहिए। तो ये देखिए, हमने इसको शॉर्ट किया, हमने यहाँ पे सर्किट ऐसे करा, फिर हमारे को यहाँ से आई की वैल्यू मिली, आई की वैल्यू V बाय आर है, तो यहाँ पे वो हमने वैल्यू डाल दी। और अगर एक पैरेलल सर्किट है जिसमें करंट और रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हैं, तो हम उसको वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं और उसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसको हम आर सीरीज बोल सकते हैं। बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप इसको यहाँ पे आई आर बना दें और यहाँ पे आर एस रख दें, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होना था वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो सोर्स कन्वर्जन की बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि अगर मुझे सीरीज सर्किट को वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसको पैरेलल में कन्वर्ट करो या करंट सोर्स में बनाओ, तो कैसे बनाओगे और क्या होगा। करंट सोर्स में बनाने के लिए आई इक्वल टू V बाय आर। तो जो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लगी थी वो कहाँ लगेगी, वो उल्टी लगेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एश कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको कन्वर्ट करो एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स में। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से बताता हूँ, देखो आप ऐसा करो, सीधा लिखो V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, I इज इक्वल टू, यू डू नॉट नो, यू हैव 5 ohms here, तो I इज नथिंग बट V बाय R। V इज 5, R इज, तो 2 एम्पियर्स यहाँ से करंट फ्लो करेगी। अगर 2 एम्पियर्स करंट फ्लो करेगी, तो आपको ये पता था कि आपको एक सोर्स बनाना है जो कि एक करंट सोर्स होगा जिसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और 2 एम्पियर्स अगर आप यहाँ दोगे, तो अब क्या करोगे, अब आप एक को एक सोर्स बनाने के बाद आपको वोल्टेज से करंट में गए हो, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगी, और वो कितनी आएगी जो गिवन थी, 5 ओम। इसी के साथ आपकी यहाँ की क्लास ओवर होती है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ पढ़ा, कुछ समझा होगा और आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ सारा का सारा, आप इस लेक्चर को 2 बार गो थ्रू कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सर्कल में सबको बताएं कि ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ना है तो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन दबा के जाना, वरना अगला वीडियो थोड़ा लेट आएगा। बेल दबाओ, 1000 सब्सक्राइबर फटाफट से कराओ।